जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति फिर से एक बार हम लोग आप लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं होमवर्क सीरीज को लेकर के। इसी होमवर्क सीरीज के लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना होता। कल का क्वेश्चन ये था कि अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबूराव हजारे। बाबूराव हजारे इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जवाब हमारे दो दोस्त को आया है, एक उमाकांत जी हो जाएंगे और एक शंकर यादव जी हो जाएंगे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा और हमारे द्वारा छोड़े गए प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास किए। तो आप लोग भी इसी तरह क्वेश्चन जो लास्ट में दिया जाए तो उसका जवाब देने का प्रयास करें ताकि आप लोग का भी नाम वीडियो में लिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करने का प्रयास जरूर करें। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जा रहा है करंट अफेयर से। चलिए तो शुरू करते हैं। बता दीजिए आप लोग क्वेश्चन अगला। बताइएगा, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये इटली में हुआ। ठीक है, माउंट एटना इटली में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? ये इक्वाडोर में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि इटली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रोम। रोम किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। ठीक है, बताइएगा कि एटना ज्वाला और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? ये इटली में ही पड़ता है। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? ये भी इटली में ही पड़ता है। मतलब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी? ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। क्या? भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बताइएगा किलौआ ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप यूएसए में। और एक मोना लोआ है, ये भी कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप यूएसए में पड़ता है। अभी हाल ही में किलौआ में जो विस्फोट हुआ था ना। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? ये जनरेशन बीटा कहा गया। बहुत ही जनरेशन बीटा नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ किसे घोषित किया गया था? जो खो खो हुआ था, तारा और तेज घोषित किया गया। बताइए खो खो को कौन जीत लिया? अभी भारत जीत लिया, नेपाल को हराकर। पुरुष और महिला दोनों में कौन जीता है? भारत जीता। और किसको हराया है? ये नेपाल को पराजित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? ये छत्तीसगढ़ बन गया है। और छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ पड़ता है? रायपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में POEM4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरन हुआ है? अभी ये लोबिया के बीज में क्या अंकुरन हुआ है? अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से है? ये जर्मनी से हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी से हो जाएगा। और इसका 79वां अध्यक्ष किसको घोषित किया गया था? ये फिलोमन यांग को, जो कहाँ के थे? कैमरून के रहने वाले थे। कैमरून के रहने वाले। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष को बनी थी। ठीक है, विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव जो 2025 में कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु में मनाया गया। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? ये CBI। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? CBI से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि हाल ही में जो है 2025 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? ये प्रोबेवो सुबियांतो हो जाएंगे। और किस देश के राष्ट्रपति थे? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और जब पहला हम लोग का गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को, उस समय भी कौन आए थे? उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो साहब आए थे। सुकर्नो जी आए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो। जो प्रथम बार जो मनाया गया 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस, उसमें भी यही अतिथि थे, मतलब इंडोनेशिया के अतिथि थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? इसको बी नारायण को नियुक्त किया गया। बहुत ही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में करोल नबरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? करोल नबरोकी ये पोलैंड की तरफ। बताइए पोलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? ये इंडोनेशिया बन गया। और इसका 10वां मतलब इसका बैठक कहाँ? ब्रिक्स का बैठक रूस में हुआ। रूस का कजान शहर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? ये विशाखापट्टनम रखा। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश जो है ना लिथियम भंडार वाला दुनिया का सबसे दूसरा शीर्ष देश बन गया? ये चीन बन गया। चीन बना है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अभ्यारण्य संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? ये कर्नाटक। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब। कर्नाटक के द्वारा गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लेनदार बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया? ये जर्मनी के द्वारा हासिल किया। जर्मनी हासिल कर लिया, लेनदार बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम
अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी कौन हो जाएगा? ये बागसीर हो जाएगा, छठी और अंतिम। और पहला कौन था इसमें? इस कलवड़ी, खंडेरी, करंज, बेला, बागिर और छठा बागसीर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? ये सिल्वर नोटिस। कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पर और चलबीच समुद्र तट कहाँ है? ये केरल में। कप्पर और चलबीच समुद्र तट कहाँ है? केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहे टाइगर कॉरिडोर कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का संबंध किससे है? ये तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में बीसीसीआई के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि हाल ही में महिला और पुरुष दोनों में खो खो कौन जीत लिया है? खो खो विश्व कप ये भारत के द्वारा ही जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 2 शताब्दी के बाद भारतीय सेना ने कहा फिरोजपुर किले को जनता के लिए खोला है? ये पंजाब। ठीक है, पंजाब में खोल दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये पटना बिहार में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में यूएसए का 50वां उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी को मनाया गया। 1972 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ये जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, बताइए, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था स्थान पर आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बताइए, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको चुना गया? ये इनकोइस को चुना गया। इनकोइस को। बताइएगा, ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा? ये कच्छ गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बेलियू ने किसका आविष्कार किया था? ये गर्भपात की गोली का आविष्कार कौन किया था? एटियन एमिले बेलियू। ये कहाँ से संबंधित है? ये फ्रांस से हो जाएंगे। ठीक है, चेचक टीका खोज कौन किया था? ये एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। और रेबीज के टीका खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ठीक है, पोलियो टीका खोज कौन किया था? ये जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। और पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसको मिला है? ये ओडिशा राज्य को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब कौन जीत लिया? ठीक है, जॉनिक सिनर जीत लिया। और जॉनिक सिनर का संबंध किस देश से? ये इटली से हो जाएगा। इटली से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 में UEFA चैंपियन लीग का खिताब किसने जीता है? ये फ्रेंच क्लब PSG के द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया? किस राज्य में? ये राजस्थान में किया। ठीक है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये यूके यानी कि उत्तराखंड बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च किया? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहा था सभी को करवा दिया गया। और हम लोग चल रहे लूसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क को दिया गया उसको लेकर पूरा करने के लिए, उसके बाद जो भी ऑनलाइन दिया गया उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी चल रहा था आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बता दीजिए आप लोग कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये 1760 ईस्वी में हुआ था। और बांडीवास के युद्ध में किसके बीच लड़ाया गया था? ये नहीं, देखिए, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। ये बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, और इसी युद्ध में फ्रांसीसी का पतन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीन लिया था? ये 1761 में। इसी युद्ध के बाद 1761 में क्या फ्रांसीसी से क्या छीन लिया था? पांडिचेरी को छीन लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य सभी प्रदेशों को लौटा दिया था? ये 1763 में हुई पेरिस के संधि के तहत इसको वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन था? ये
ये बंगाल हो जाएगा। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था? ये मुर्शिद कुली खां किया था। लेकिन ये जो नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, समझे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुर्शिद कुली खान ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये मुर्शिदाबाद। ढाका से कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो है किस नदी किनारे बसा हुआ? ये भागीरथी। भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा? ये मुर्शिदाबाद बसा हुआ, ठीक है। बता दीजिएगा इजारेदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? ये यही किया था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के द्वारा इजारेदारी प्रथा का शुरुआत किया गया था। और बताइए तकाबी ऋण का शुरुआत कौन किया था? ये मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही किया गया था। इजारेदारी प्रथा एवं तकाबी ऋण, किसानों को क्या जाता? तकाबी ऋण। बताइएगा तकाबी ऋण जो किसको दिया जाता है? किसान को खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया था, मतलब खेती करने से पहले उसको कर्ज दिया था। कौन सा? तकाबी ऋण दिया जाता, ठीक है। बताइएगा मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका दामाद था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन बन गया था उसका उत्तराधिकारी। किसका? मुर्शिद कुली खां का। अगला क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? ये 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच लड़ा गया था? ये इसमें जो है ना सरफराज और किसके? अलीवर्दी खां के बीच लड़ा गया था। सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच लड़ा गया था। इसमें हार किसका हो गया था? सरफराज का हार हो गया। उसके बाद अलीवर्दी खां क्या बन गया? वहां का शासन बन गया। बताइएगा किसने अपने शासनकाल मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया था? ये अलीवर्दी खां ही देना बंद कर दिया। बोला हम राजस्व नहीं देने, अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और जो मुर्शिद कुली खां था वो क्या करता था? नियमित रूप से कर्ज मतलब टैक्स भेजता था। हाँ ठीक है, टैक्स भेजता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्ध बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो भी टैक्स देता था उसको देना बंद कर दिया और क्या किया? उसको बंगाल में खर्च करने लगा ताकि वो क्या उससे क्या उसका समृद्धि बढ़ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अलीवर्दी खां को उत्तराधिकारी कौन हुआ था? ये सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? ये अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। बताइएगा कि काल कोठरी त्रासदी घटना कब हुआ था? ये डेट बताइए इसका। 20 जून 1756 को हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? ये सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। बताइएगा कि ये काल कोठरी त्रासदी घटना ये क्या थी? इसमें क्या घटना हुआ था? इसमें इसको ब्लैक होली कहा था, ठीक है। देखिए एक ठीक सही है, सुन लीजिएगा। इसमें जो है ना एक छोटा सा कमरा था, समझे। उसमें ना नवाब सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज को बंदी बनाकर क्या किया? उसमें बंद कर दिया गया। और सुबह होकर देखा गया तो उसमें सिर्फ 23 जीवित रहा, बाद बाकी सभी का मृत्यु हो गया। और उसी में से एक अधिकारी था जिसका नाम हॉलबेल था, वो जीवित रह गया था। वही जो बताया काल मतलब ब्लैक होल घटना यानी कि काल कोठरी त्रासदी के बारे में चर्चा बताया। कौन बताया था? ये हॉलबेल नामक अधिकारी के द्वारा बताया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, ठीक है। बता दीजिए आप लोग कि प्लासी के युद्ध में किसका धोखेधारी कारण सिराजुद्दौला को हार हुआ था? ये मीर जाफर के धोखाधड़ी कारण पराजित हो गया था, ठीक है। और बता दीजिए आप लोग की अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसको नियुक्त किया? उसके बाद मीर जाफर को नियुक्त कर दिया था, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की प्लासी की लड़ाई में जो है ना किसके नेतृत्व में एक छोटा सेना नवाब के वफादार रही थी? वो ठीक है, मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व वाली एक छोटी सेना थी जो क्या था? नवाब का वफादार रहा था। लेकिन एक उसका दोस्त मीर जाफर था, क्या क्या धोखेधारी किया, जिस कारण से इसका हार का सामना करना पड़ गया था। किसको? सिराजुद्दौला को, ठीक है। बता दीजिए आप लोग की प्लासी जो है ना किस नदी किनारे बसा हुआ? ये भागीरथी नदी किनारे प्लासी है, ठीक है। भागीरथी नदी किनारे हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब। बताइए रॉबर्ट क्लाइव के हाथों का कठपुतली या कुत्ता किसको कहा जाता था? ये मीर जाफर को कहा जाता, ठीक है। बता दीजिए आप लोग की मीर जाफर ने इसको कब हटा दिया? वहां से 1760 में इसको क्या किया? हटा दिया। और बताइए उस बंगाल का नवाब किसको बना दिया फिर? ये मीर कासिम को बना दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ बना लिया था? ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर को लेकर चला गया। और जो देखिए ये जो था ना मीर कासिम को बनाया था ना, मीर कासिम जो उसका बातें नहीं मानता था, अपने मन से चलने लगा था। और ये अपना राजधानी भी हटा लिया, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। और वहीं पर शस्त्रागार का भी स्थापना करवाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंगाल की राजधानी का क्रम क्या हो जाएगा? ये और मुंगेर, ठीक है। ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 ईस्वी में, 64 में हुआ था, ठीक है। बताइए बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिया था? ये देखिए अंग्रेज था और संयुक्त सेना था। और संयुक्त सेना में 3 शामिल था। कौन कौन हो जाएगा? मीर कासिम था, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल किया था। बताइएगा बक्सर के युद्ध में था ना संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था? ये गलत है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन किया था? सुजाउद्दौला का द्वारा संयुक्त सेना का नेतृत्व किया गया था। और वही पूछेगा इसमें अंग्रेज की ओर से कौन नेतृत्व किया था? ये सेनापति हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की ओर से नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
हैदर अली जो था ना मैसूर का शासक कब बना ये 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। ठीक है, बताइएगा हैदर अली की मृत्यु कब हो गया था ये 1782 ईस्वी में हो गया। और किस युद्ध में हो गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बहुत ही सजा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो गया 1782 ईस्वी में। बताइएगा हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना था। बहुत ही अच्छा टीपू सुल्तान हो जाएगा। बताइएगा टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? ये श्रीरंगपट्टनम बनाया था। और वहां पे अपने जो ये बादशाह को उपाधि धारण किया था। वहां पे कब किया धारण? ये 1787 में बादशाह को उपाधि धारण किया था। बताइएगा टीपू सुल्तान ने कहां पे जो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? ये अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? ये टीपू सुल्तान हो जाएगा, जैकोबिन क्लब का सदस्य जाएगा। ठीक है, बताइए कुछ मैसूर युद्ध लड़ा गया था, उसका बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये 1767 से 1769 हुआ था। 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था। बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये 1780 से 84। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था। बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना किस गवर्नर के समय हुआ था? ये हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया था। और बता दीजिए अगला क्वेश्चन की तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये ठीक है 1790 से 92 में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था? ये कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लड़ा गया था। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये 1799 में हुआ था। और किसके समय में? लॉर्ड वेलेजली के समय में लड़ा गया था। बहुत ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा हैदराबाद का निजाम किसका साथ दिया था? ये तृतीय आंग्ल में ये अंग्रेजों के साथ दिया। किसके खिलाफ है? मैसूर के खिलाफ में। बता दीजिए आप लोग टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हो गया था? ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हो गया। ठीक है, बताइए शेर मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है? टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की टीपू सुल्तान के राजसी झंडा पर किसका तस्वीर लगा था? एक शेर का, क्योंकि वो शेर था तो शेर का तस्वीर लगा कर रखता था, सभी अंग्रेज को पछाड़ रख लेता है। बताइए अगला क्वेश्चन की बांटीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में लड़ा गया था। बताइए बांटीवास के युद्ध में जो ना अंग्रेज का नेतृत्व कौन किया था? ये सर आयरकूट क्या था? और फ्रांसीसी का नेतृत्व फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुआ था। और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये काउंट लाली कर रहा था फ्रांसीसी का नेतृत्व। और अंग्रेज का नेतृत्व सर आयरकूट के द्वारा किया जा रहा था बांटीवास के युद्ध में। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था? ये मद्रास संधि कब हुआ था? 1769 में हुआ था। और बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? ये हो जाएगा आपको मंगलोर संधि। और मंगलोर संधि कब हुआ था? 1784 ईस्वी में किया गया था। और बताइए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। और इसको कब संधि हुआ था? ये 1792 में, यानी कि युद्ध जो समाप्ति होता था ना जिस डेट का, वही उसका संधि के द्वारा ही होता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? वो मारा ही गया, उसका कहानी खत्म हो गया, तो संधि कोई बात ही नहीं रहा था। अब अगला क्वेश्चन बताइए, चलते हैं हम लोग सिख संप्रदाय की ओर। तो सिख संप्रदाय को बताइएगा सिख संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये ठीक है गुरु नानक के द्वारा किया गया था। और बताइएगा सिख प्रथम गुरु कौन हुए थे? ये गुरु नानक के द्वारा ही। बताइए गुरु नानक के अनुयायी को क्या कहा गया था? सिख कहा गया था। सिख कहा गया था। बताइएगा गुरु नानक जो थे ना किसके समकालीन थे? ये किस बादशाह के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन हो जाएंगे। ठीक है, बताइए गुरु नानक को जो है ना आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ था? ये 1496 की कार्तिक पूर्णिमा का दिन हुआ था। और पूछे गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये 1469 में तलाबंडी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। ठीक है, बताइएगा गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय का स्थापना कौन किया था? लंगर व्यवस्था ये गुरु नानक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए संगत और पंगत का स्थापना भी कौन किए थे? गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइएगा गुरु नानक का जो मृत्यु कब हो गया था? ये हो गया 1538 ईस्वी में। किस जगह पे हुआ? करतारपुर नामक स्थान में 1538 में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुरुओं का सिखों का दूसरा गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद। बताइए गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लहना। गुरु अंगद का मूल नाम लहना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लंगत संगत और पंगत व्यवस्था बनाया गया था, जो इसको अस्थायी रूप कौन दिए थे? गुरु अंगद द्वारा ही अस्थायी रूप प्रदान किया गया था। ठीक है, बता दीजिए गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किस द्वारा किया गया? ये गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा सिखों के तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे? ये अमरदास। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हो जाएंगे। बता दीजिए अगला क्वेश्चन की हिंदुओं से अलग
एक विवाह पद्धति, लवण का शुरुआत कौन किया था? ये गुरु अमरदास के द्वारा ही किया गया, जो कि तीसरे गुरु हो जाएंगे। लवण का शुरुआत किए थे विवाह पद्धति। बताइए अकबर जो है ना किस गुरु को जाकर भेंट किए थे? किस गुरु से? ये अमरदास से जाकर गोविंदवाला में जाकर भेंट किए थे। और बताइएगा इनके पुत्री कौन थी जिसको जो है गांव में दान दिया गया था? ये बीबी भानी को गांव दान में दिया गया था। बताइए 22 गद्दियों की स्थापना की और किसने किया था? ये अमरदास द्वारा। 22 गद्दी का स्थापना गुरु अमरदास द्वारा ही किया गया था। बताइएगा सिखों का चौथा गुरु कौन हो जाएंगे? ये रामदास हो जाएंगे। ठीक है, रामदास। अब बताइएगा रामदास जो था किसका पति था? ये बीबी भानी का पति, गुरु बीबी भानी का पति रामदास हो जाएगा, जो चौथे गुरु थे। बताइएगा अकबर ने बीबी भानी को कितना भूमि दान दिया था? ये 500 बीघा भूमि दान में दिया था। ठीक है, बताइएगा कि इस भूमि पर जो था ना 500 बीघा भूमि मिला था, इसमें अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण कौन करवाया था? ये रामदास द्वारा करवाया गया, रामदास के द्वारा ही करवाया गया था। और इसमें जो बताइएगा गुरु रामदास जो था ना अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? ये गुरु अर्जुन देव को बनाया था। और गुरु ठीक है, और गुरु अर्जुन देव जो थे ना रामदास के कितने पुत्र थे? ये तीसरे पुत्र हो जाएंगे। और इसी के साथ क्या हुआ था? गुरु का पद वंशानुगत होने लगा था। तो इससे आगे गुरु के बारे में पढ़ेंगे कल। तो अब हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया गया था आपको, यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न बन ही जाता है, और ये परियोजना चल रहा था। तो बता दीजिए आप लोग की ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पे है? तो बता दीजिएगा कृष्णा नदी पे, क्योंकि कृष्णा लगा हुआ। और बताइएगा इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन हो जाएगा? ये कृष्णा नदी किस राज्य में बहता है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य इसका लाभान्वित क्षेत्र हो जाएगा। बताइएगा घाट प्रभा परियोजना किस नदी पे है? ये घाट प्रभा नदी पर हो जाएगा। और किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भीमा परियोजना किस नदी पे? ये पावना नदी पर, ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा भद्रा परियोजना किस नदी पे? ये भद्रा नदी पर हो जाएगा। और किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन है जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? ये गोदावरी नदी पर। बहुत अच्छा जवाब। गोदावरी नदी किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये परियोजना महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है रंजीत सागर परियोजना कहाँ पड़ता है? रंजीत सागर ये रावी नदी पड़ता है। किस राज्य में संबंधित है? ये पंजाब राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, मतलब हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। और किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, ध्यान रखिएगा नाम से थोड़ा अलग है। सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और किस राज्य में संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर। और लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बताइए पनामा परियोजना किस नदी पे है? पनामा नदी पर ही हो जाएगा। और किस राज्य में पड़ता है? ये गुजरात राज्य में। बताइए कोल डैम परियोजना किस नदी पर है? कोल डैम सतलज नदी पड़ता है। और लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश, एचपी। बताइएगा अगला क्वेश्चन मुचकुंड परियोजना किस नदी पर पड़ता है? ये मुचकुंड नदी पर ही पड़ता है। और इससे लाभान्वित राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिरना परियोजना किस नदी पर? ये गिरना नदी पर ही पड़ता है। और किस राज्य में पड़ता है? ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और शारदा परियोजना शारदा एवं गोमती दोनों नदी पर पड़ता है। शारदा परियोजना शारदा एवं गोमती नदी पड़ता है। और इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइए पूर्णा परियोजना किस नदी पे? पूर्णा, ये पूर्णा नदी पे ही पड़ता है। और इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। बताइएगा बारगी परियोजना किस नदी पे है? बारगी नदी पे ही पड़ता है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग की दंडकारण्य परियोजना से लाभान्वित राज्य ये ओडिशा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइए सारावती परियोजना किस नदी पर पड़ता है? सारावती नदी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, बताइए पंचायत बांध परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पड़ेगा। बहुत ही सजाव। और किस राज्य में पड़ेगा? ये दामोदर, झारखंड और पश्चिम बंगाल पड़ेगा दामोदर नदी पे। ठीक है, बताइएगा फिर से क्वेश्चन सुनिए अगला, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर पड़ता है? नाम समझ जाइएगा, चंबल नदी पड़ता है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पड़ता है। और किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा बाण सागर परियोजना से किस नदी पड़ता है? बाण सागर ये सोन नदी पड़ता है। और सोन नदी पड़ता है तो बताइए किस राज्य से संबंधित होगा? ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से संबंधित राज्य हो जाएगा। बताइएगा नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पे है? ये तो नर्मदा नदी पर जाएगा। और किस राज्य में पड़ेगा? गुजरात और मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइए राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर? ये चंबल नदी पर। और राजस्थान, चंबल राजस्थान से लाभान्वित राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? ये भी चंबल नदी पड़ता है। और इससे लाभान्वित राज्य होगा राजस्थान ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए सरहिंद परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। और इससे लाभान्वित राज्य हरियाणा हो जाएगा। बताइए तिरबुल परियोजना किस नदी पर है? ये झेलम नदी पर। और इससे लाभान्वित राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, बताइए दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर पड़ता है। और किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ठीक है, बताइए तेलैया बांध
परियोजना किस नदी पर है ये बराकर नदी पड़ता है और किस राज्य में झारखंड। और एक बराक नदी तेलिया बराक नदी पर, ठीक है। और मेथेन परियोजना पड़ता है किस में, ये भी बराक नदी पर है, तेलिया और मेथेन परियोजना बराक नदी पर ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? नर्मदा नदी पर किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कांडला बांध परियोजना किस नदी पर है? माही नदी, गुजरात पर, ठीक है। अब बताइएगा किसने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। बताइए इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। बताइएगा आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है। बताइए इलाहाबाद किस नदी किनारे? ये गंगा यमुना के तट पर बसा हुआ। बताइएगा फिरोजपुर किस नदी किनारे है? ये सतलज नदी किनारे बसा हुआ। और बताइए हरिद्वार, ये भी गंगा नदी किनारे बसा। बताइए गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन हो जाएगा? ये कानपुर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा शोकोवा घाट किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा। और लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती नदी हो जाएगा, ठीक है। बताइए गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। और कोटा चंबल नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है। बताइएगा कन्नौज किस नदी किनारे बसा हुआ? गंगा नदी किनारे बसा हुआ। बताइए संबलपुर किस नदी किनारे है? ये महानदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। बताइए मथुरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे हो जाएगा, ठीक है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे। बताइए बरेली किस नदी किनारे है? राम गंगा नदी किनारे बसा हुआ। बता दीजिए आप लोग बैतूल किस नदी किनारे है? तापी नदी, ताप्ती नदी किनारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये राप्ती नदी किनारे बसा हुआ, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे हो जाएगा। बताइएगा श्रीरंगपट्टनम किस नदी किनारे है? कावेरी नदी किनारे बसा हुआ। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय नगर है। बताइए गुलमर्ग जो है किस राज्य में पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है। और ऊटी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। पहलगांव जहाँ पे हमला हुआ था जम्मू कश्मीर, पहलगांव एक क्षेत्र था जहाँ पे हमला हुआ था ना, आतंकी हमला, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। बताइए कोडाई कनाल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। पता है लैंसडाउन पर्वत उत्तराखंड में। और डलहौजी पर्वत कहाँ पड़ता है? HP हिमाचल प्रदेश। डलहौजी पर्वत HP हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बता दीजिए अपना मसूरी कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। बताइए कसौली कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है। बताइए कुन्नूर कहाँ पड़ता है? कुन्नूर ये तमिलनाडु, कुन्नूर पर्वत तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। और रानीखेत कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। नाम पे पकड़ लीजिए। रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन सुनिए अच्छा से, मिरिक कहाँ पड़ता है? मिरिक पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और एक पड़ता है मिकिर कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। मिकिर पहाड़ी असम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा भुवाली कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए शिलोंग कहाँ पड़ता है? शिलोंग मेघालय पड़ता है, ठीक है। बताइएगा नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और सोनल पर्वत कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। सोनल हिमाचल प्रदेश पड़ता है। बताइए सोलन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? ये भी कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। माउंट आबू राजस्थान पड़ता है, ठीक है। और पंचगनी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। और पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में। पंचगनी महाराष्ट्र और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। बताइए सतपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। बताइए केमानगुंडी कहाँ पड़ता है? केमानगुंडी कर्नाटक। केमानगुंडी पर्वतीय क्षेत्र कर्नाटक में पड़ता है। तो दोस्तों ज्योग्राफी का सभी प्रश्नों को खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चलें संविधान की ओर। बताइएगा संविधान चल रहा था ना, बताइए संसद भवन का डिजाइन कौन किया था? ये ठीक है सर एडविन लुटियन एवं एक और सर हवर्ट बेकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो संसद उस पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद तहत है? 249 तहत है। और यह कानून कितने वर्ष तक रहेगा? अधिकतम ये 3 वर्ष, अधिकतम रहेगा 1 वर्ष तक। अधिकतम 1 वर्ष तक ही रह सकता है। लेकिन अगर इसे राज्यसभा संशोधन करके बढ़ाए तो अगला वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल कौन कर सकता है? ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, राज्यसभा के द्वारा। और किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? ये अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। बताइएगा
उत्तर प्रदेश में है ना राज्यसभा का सीट कितना है 31 को हो जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट कहाँ है 19 को हो जाएगा। और सर्वाधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। बताइए तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 18 हो जाएगा और बिहार और पश्चिम बंगाल कितना है 16 हो जाएगा। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 को, कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 हो जाएगा। बताइए आप लोग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में कितना पड़ता है 11 को राज्यसभा सीट पड़ता है, ठीक है। बताइए ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 को और राजस्थान में ही पड़ता है कितना 10 को ही पड़ता है। बताइए केरल में राज्यसभा सीट 9 को, केरल में राज्यसभा सीट 9 को पड़ता है। बताइए पंजाब, असम एवं तेलंगाना में कितना पड़ता है 7 को पड़ता है। 7 पंजाब, असम और तेलंगाना में कितना पड़ता है राज्यसभा सीट 7 को पड़ता है, ठीक है। मतलब झारखंड में कितना पड़ता है राज्यसभा सीट 6 को पड़ता है, झारखंड में 6 को पड़ता है। और छत्तीसगढ़ और हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 को पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा में 5 राज्यसभा सीट है। बताएगा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों सटा हुआ राज्य है, दोनों में कितना पड़ता है 3-3 राज्यसभा सीट है, ठीक है। बताएगा सभी पूर्वोत्तर राज्य, मतलब ठीक है सुनिए सही पूर्वोत्तर राज्य किस राज्य को छोड़कर बाद बाकी सभी एक राज्यसभा सीट है, ये किस राज्य को छोड़कर गलत बोल दिया है। अभी तुरंत बताया ना असम में 7 को सीट है, असम को छोड़कर बाद बाकी सभी कितना है एक राज्यसभा सीट है। आप उस सिक्किम को भी ले लीजिएगा। बताइए गोवा में राज्यसभा सीट कितना है 1 ही है। बताइए जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट 4, जम्मू कश्मीर 4 में पड़ता है। और दिल्ली में कितना पड़ता है 3 में पड़ता है। और पुडुचेरी पड़ता है वहाँ पे 1, पुडुचेरी में 1 राज्यसभा सीट हो जाएगा। बताइएगा राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे, ठीक है कृष्णमूर्ति राव, श्री SV कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे। बता दीजिए आप लोग धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 109 के 1 के, अनुच्छेद 109 के 1 के तहत। बताएगा धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है 14 दिन के अधिक रोक सकता है, 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता है। बता दीजिए अगर धन विधेयक 14 दिन से अधिक अगर रोक स्वीकृति नहीं देता है तो क्या मान लिया जाएगा ये पारित भी हो जाएगा, क्योंकि धन विधेयक के विषय में राज्यसभा को नग्न अधिकार प्राप्त है, बस इसको देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता राज्यसभा। बताइएगा राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितना बार जो है राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है 2 बार करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितना दिन का अंतर होना चाहिए 6 माह का अंतर होता है, ठीक है। बताइए राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था, ये डेट बताइए, डेट इसका 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को। बताइए इसका पहला बैठक कब हुआ था, ठीक है 13 मई 1952 को इसका पहला बैठक हुआ था। ध्यान रखिए गठन और बैठक में कंफ्यूज मत कीजिएगा। 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था और इसका बैठक हुआ 13 मई 1952 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। बताइएगा लोकसभा का संरचना चर्चा किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 81 और राज्यसभा का किस्म था 80 में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संसद का प्रथम या निम्न सदन किसको कहा गया है, ये लोकसभा को कहा जाता है और उच्च सदन राज्यसभा का। बताइएगा लोकसभा का सभापतित्व करने के लिए क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष। बताइएगा लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनता है, किस अनुच्छेद द्वारा, ये अनुच्छेद 93 के तहत इसको चुनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित था, ये 500 था, ठीक है। और इसको अभी अधिकतम कितना हो चुका है बढ़ के अभी 550 हो चुका, अधिकतम हो चुका है। बता दीजिए इस 550 में से अधिकतम सदस्यों का मतलब राज्य से कितना अधिकतम सदस्य आ सकता है 530, राज्य से अधिकतम 530 आएगा। और केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम संख्या 20 को है। और पूछेगा वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, ये 543 हो जाएगा। मतलब इसमें से 28 राज्य में से कितना है 524 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें से कितना लिया गया 19 को है, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 543 हो जाएगा आपका। बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों को आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, ये 104वां संविधान संशोधन 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियन को चुनता कौन था, ये राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षण किया गया, ये 84 सीट को आरक्षित किया गया। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट है 47 सीट को आरक्षित किया गया। और बताइए इसको आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में किस अनुच्छेद द्वारा दिया जाता है 330, ठीक है, अनुच्छेद 330 के तहत दिया जाता है, ठीक है। बताइए किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक है 84वां संविधान संशोधन 2001, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत जो है लोकसभा एवं विधानसभा का सीट 2026 तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में 18 वर्ष के आयु को प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसी के तहत 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया मतदाता की आयु, कितना कर दिया 21 हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। बताइएगा सबसे अधिक मताधिकार वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा,
मतदाता वाला क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली हो जाएगा। मतलब सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन हो जाएगा? ये लद्दाख क्षेत्रफल में बोल रहे हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र ये चांदनी चौक हो जाएगा। चांदनी चौक क्षेत्रफल में हो जाएगा। और पूछेगा सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र ये लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार संख्याओं के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान क्या है? किस अनुच्छेद तहत? 330, 332 और 332 तहत किया गया। बताइए इसमें जो इसका प्रावधान होता है छूट दिया था कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? ये 10 वर्ष के लिए। और लेकिन इसको क्या 10-10 वर्ष करके बढ़ाया जा रहा है। बताइएगा अगला किस संविधान संशोधन को लेकर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। 2030 तक इसका कमी वैसे नहीं किया जा सकता है। बताइए लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता बताइएगा। भारत के नागरिक होना चाहिए, उसका आयु कम से कम कितना 25 वर्ष होना चाहिए, और भारत अथवा किसी राज्य सरकार का अंतर्गत कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ का पद बता दिए समझ गए होंगे ना, सरकारी नौकरी होता है लाभ का पद। बताइए लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का हो जाएगा। बताएगा मंत्रिपरिषद जो है ना लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा? ये अनुच्छेद 75 के 3, अनुच्छेद 75 के 3 और अनुच्छेद 78 तो बोले प्रधानमंत्री का जो है ना उसका बताया काम के बारे में बताया गया। क्या बोले? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में सदस्य समय से पूर्व भंग किया जा सकता है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद के लोकसभा में कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता? बढ़ाया जा सकता है। और एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और बताइए अब जब आपातकाल को घोषणा समाप्त होगा तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये 6 महीना के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बताइए लोकसभा कार्यकाल जो है ना 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया गया था? ये 76 बढ़ाया 1976 में 1976 में बढ़ाया गया था। तो दोस्तों संविधान का भी सारा प्रश्न खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में बताइएगा आप लोग की जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि या अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? अपद्रव्य अर्धचालक कहता है। अपद्रव्य अर्धचालक बताइएगा। पंच संयोजी अपद्रव्य क्या कहलाता है? ये दाता कहलाता है, दाता। और त्रिसंयोजी अपद्रव्य क्या कहलाता है? ये ग्राही कहलाता है। बताइए अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, डोपिंग कहा जाता है। बहुत ही सजा बताइएगा। ऐसे बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है उसको क्या कहते हैं? एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। उसको एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। बताइएगा जिन अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। बहुत सजा बताइएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। और परंतु चालक की चालकता क्या होती है? घट जाती है। देखिए ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता बढ़ता है और चालक की चालकता घट जाता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग की अगला क्वेश्चन बताइएगा। डायोड बल्ब का खोज किसने द्वारा किया गया था? ये डायोड बल्ब का आविष्कार फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। कब किया गया था? ये 1904 में। डायोड बल्ब का आविष्कार 1904 में किया गया, फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन नहीं करके किसका नियम का पालन करता है? ये प्लेट धारा चाइल्ड लेगुमर नियम का पालन करता है। ठीक है, बताइए कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को क्या कहा जाता है? ये अंतराल आवेश कहा जाता है। अंतराल आवेश कहा जाता है। बताइएगा किसका जो उपयोग है ना किस वाल्व का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए क्या जाता है? डायोड वाल्व बिजुकारी के रूप में क्या जाता है। ठीक है, बताइएगा ट्रायोड वाल्व का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये लीडी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया। कब किया गया था? ये 1907 में किया गया था। 1907 में। बताइए जेनर डायोड का खोज कौन किया था? जेनर डायोड इस सी जेनर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, सी जेनर के द्वारा ही किया गया था। बता दीजिए इसका उपयोग है ना किसके नियंत्रण में किया था? जेनर डायोड का प्रयोग ये वोल्टता नियंत्रण के रूप में किया था। वोल्टता के नियंत्रण के रूप में किया जाता। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की किसका उपयोग जो प्रकाशित संकेतों के लिए सूचना में किया जाता है? किस डायोड का? फोटो डायोड का प्रयोग करता है। फोटो डायोड का उपयोग प्रकाशित संकेतों के सूचकांक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की किसका एलईडी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये निक होलोन्याक के द्वारा किया गया था। बताइएगा जिन अर्धचालक का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए?
1.8 EV, 1.8 EV होना चाहिए। बताइए अगला क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत अच्छे जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सौर सेल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फोटो डायोड, फोटो डायोड के सिद्धांत पर काम करता है। बताइएगा सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालक को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल कितना के निकट होता है? 1.5 EV, 1.5 EV के निकट होता है। बताइएगा संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार जे बार्डिन एवं WH बेटन द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था? 1947 में किया गया था। ठीक है, मतलब पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किए थे? ये 1951 विलियम शाक्ले द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों फिजिक्स का भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी करवा दिया गया। अब चलने हम लोग विविध की ओर। बताइएगा विविध में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? ये अपनी लखेरा हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। बताइए रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जया वर्मा सिन्हा हो जाएगी। बताइए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग। अब पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? ये लॉर्ड कैनिंग ही बना था। बताइएगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन ही था। बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपाल 4 ही हो जाएंगे। बहुत ही सजा सी राजगोपाल 4 ही हो जाएंगे। बताइए प्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, और भारत के केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कब दिए थे? 1950। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन हो जाएंगे? एयर मार्शल थॉमस एमहर्स्ट। प्रथम भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था? ये ठीक है, एस मुखर्जी। एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एस राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। और भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन जाएंगे? डी कटारिया। वाइस एडमिरल RD कटारिया। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत जनरल करियप्पा हो जाएंगे। मतलब प्रथम फील्ड मार्शल कौन जाएंगे? जनरल मानिक शाह हो जाएंगे। बहुत अच्छे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। और 18वें लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। बताइएगा भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति सरोज कपाड़िया। और इनका जन्म हुआ था 29 सितंबर 1947 को जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये बद्रुद्दीन तैयबजी हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति ये हसरत मोहानी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये CV रमन। और CV रमन को किस क्षेत्र में दिया गया था? ये भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों लुसेंट का सारा होमवर्क खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चले दर्पण के माध्यम जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसको लेकर के, उसके बाद चलेंगे सार संग्रह की ओर। तो बता दीजिए आप लोग कि धौलावीरा जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत में स्थल में शामिल किया गया। कब किया गया शामिल इसको? 1921 में शामिल किया गया। बहुत पुराना चला गया ना। 2021 में। देखिए 1900 वाला बहुत मतलब मरने बढ़ाता है, क्या बढ़ा जाता है। तो 2021 में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा इसको। और ये पूछता भी है धौलावीरा को कब शामिल किया गया? तो 2021 में शामिल किया गया। ठीक है, बताइएगा महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गंधारों में विभाजित किया? 11 गंधारों में विभाजित किए हुए थे। ठीक है, बताइएगा राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? ये अवंती का राज्यपाल हो जाएगा। बहुत ही सब अवंती का राज्यपाल था। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ये कुमार गुप्त के किया था। और इसको ध्वस्त कौन करवाया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया गया। बहुत ही जवाब बताइएगा चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ये नन्नुक हो जाएगा। और कब किया था? ये 831 ईस्वी में किया था, नन्नुक के द्वारा किया गया था। बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? ये 1210 चौगान खेलते घोड़े से गिरने के कारण उसको मृत्यु हो गया। ठीक है, चौगान को अभी क्या कहा था?
पोलो कहा जाता है। और पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4 को होता है। और वाटर पोलो में कितना होता है? 7 खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने इमाडी देवराय का कहा जाता था? इमाडी देवराय, ये देवराय द्वितीय, इमाडी देवराय के नाम से कौन जाना जाता है? देवराय द्वितीय जाना जाता है। बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ये बीरबल। इसका मूल नाम था महेश दास। बीरबल का मूल नाम महेश दास हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत हुआ था? ये लॉर्ड लॉरेंस में था प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन सही से बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन जाएंगे? देखिए, जीतने वाला दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। लड़ने वाले रमेश बनर्जी थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इसमें गलत दिया, देखिए इसमें दिया हुआ दादा भाई नौरोजी, जो कि दादा भाई नौरोजी जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, वो देख लीजिएगा प्रथम कौन लड़े थे। अगला क्वेश्चन आएगा, वैलेंटाइन रोल ने किसको जन भारतीय शांति का जनक कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक कहा। और किस पुस्तक में कहा था? ये इंडियन ऑर्नेस्ट पूछता ना, इंडियन ऑर्नेस्ट लेखक कौन जाएंगे? वैलेंटाइन रोल हो जाएगा। इसके बाद जो है ना उसमें मानहानि केस ठोक दिए थे फाटसानी। आप लोग मत किसी कुछ बोलिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? ये दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण सत्याग्रह की 1917 में किए थे। बहुत ही जवाब बताइएगा, एम.एन. जोशी ने कब जन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था? ये 1920 में किया था। 31 अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किया गया। और बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? ये लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ठीक है, बताइए महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? ये अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या? 1918 में किया गया था। ठीक है, और खेरा सत्याग्रह भी कब हुआ था? ये 1918 में। पूछता है कि पहले अहमदाबाद हुआ, पहले खेरा हुआ, पहले क्या हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ। पहले ओ तब ख, याद रखिए, पहले ओ आता तब ख था। इस ओ से अहमदाबाद, बाद में ख से खेरा सत्याग्रह। दोनों ही 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम कब फेंका था? ये 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। और ठीक है, और उसने एक पर्चा भी फेंका था। उस पर्चा में क्या लिखा हुआ था? अंग्रेजों को सुनाने। ये हम, मेरा उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरे को कान तक अपना आवाज पहुंचाना, यही लिखा हुआ था उसमें। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ये 23 जनवरी 1887 97, सॉरी गलती बोल दिया, 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और 21 जगह पे हुआ था? ये कटक ओडिशा में हुआ था। ठीक है, बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत कौन व्यक्ति भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, बताइए किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था? ये 1934 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज सस्टम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देना अनिवार्य कर दिया गया था? ये ठीक है 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा कर दिया गया। बताइएगा कौन से देश की रियासत ऐसी थी जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? ये हैदराबाद था। और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था भारत में? ऑपरेशन पोलो के द्वारा, पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, बताइए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये 69वां संविधान संशोधन 1991 हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन। बताइएगा किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? ये केटी शाह के द्वारा कहा गया। बहुत ही अच्छा जवाब केटी शाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा एवं संस्था खोलने का अधिकार अल्पसंख्यक को दिया गया? 30 आर्टिकल 30 के तहत दिया गया। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना किस देश से संविधान से लिया गया? आयरलैंड से संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा अभी तक के कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम कितना वर्ष का? 32 वर्ष का रहा। ठीक है, बताइएगा संविधान में उपराष्ट्रपति के संबंध का प्रावधान कहां से लिया गया? उपराष्ट्रपति पद ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया गया। अभी कुछ देर पहले ही क्वेश्चन आपको बोले थे। बताइए राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? ये डेट बताइएगा। 1952 को किया गया था। बहुत ही जवाब। और 13 मई 1952 को पहला बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण प्रावधान किया गया? 330 अनुच्छेद 330। ये भी क्वेश्चन पहले बताए थे, अनुच्छेद 330 के तहत किया गया। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? ये ठीक है 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। बहुत ही जवाब बताइएगा पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में कहां आयोजित किया गया था? ये स्टॉकहोम में किया गया था। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां जाएगा? ये जेनेवा। और जेनेवा कहां पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा बताइएगा। शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में हो जाएगा। ठीक है, बताइए हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? ये ठीक है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा, नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया। कब किया गया था? ये 1988 ईस्वी में किया गया। बहुत ही 1988 में। बताइए विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से भारत में कितना स्थान है? 4 हो जाएगा। ये हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, भारत वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार समूह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी का स्वर्ग कहा था? ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। इसी को कहा था पक्षियों का स्वर्ग कहा था। बताइएगा दुर्लभ सफेद बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? ये नंदन कानन ओडिशा, नंदन कानन ये ओडिशा में पड़ता है। अब बताइए भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? ये 1973 में किया गया। और कौन सा पहला टाइगर रिजर्व? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अब बताइए अभी टोटल कितना हो चुका टाइगर रिजर्व संख्या? 58 हो चुका। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में। पूछेगा 56वां टाइगर रिजर्व रातापानी, और ये भी ठीक है मध्य प्रदेश में। और 57वां रातापानी था। ठीक है, और 56वां जो है ना वो गुरु घासदास। गुरु रातापानी 57वां था और गुरु घासदास 56वां हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, सही जवाब था आपका, सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। और किससे संबंधित है? ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बताइए यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में किस वर्ष नाभिकीय दुर्घटना हुआ था? ठीक है, 26 अप्रैल 1986 को यह दुर्घटना हुआ था, चेर्नोबिल दुर्घटना। बताइएगा सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है ये। बताइए कितना डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्तियों के ह्रास उत्पन्न करती है? 90 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले हरे पौधे का कहलाता है? ये ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर कहलाता है। हाउस नहीं, ग्रीन मफलर कहलाता है। पेड़ पौधा लगाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की पृथ्वी का औसत व्यास कितना हो जाएगा? ये 12,742 किलोमीटर बता रहा है इसमें। बताइएगा इसका गणना सर्वप्रथम कौन किया था? ये डेटास्थानी द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए भारत का जो अक्षांश कर्क रेखा कितना होगा? कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा था। और मकर रेखा किसको कहा था? ये 27 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को, 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया था? ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया था। ठीक है, बताइएगा अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस। और कब किया गया था? 1911 में किया गया था। बहुत 1911 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितना है? 1350। धूपगढ़ का ऊंचाई 1350 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कॉफी और सुपारी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ये कर्नाटक में हो जाएगा। और मक्का का व्हाइट बंड रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। बता दीजिए आप लोग की तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? ये 61 से 66, 1961 से 66 हो जाएगा। बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में दिया। बताइएगा भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब चलाया गया था? ये 1999 में चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नरसिम्हम समिति कब आया था? ये 1991 में आया था। और इसका संबंध किससे था? बैंकिंग से था। ठीक है, बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आया था? ये 1998 में आया था। हाँ ठीक है, और इसका केसीसी का लिमिट बढ़ा कितना कर दिया गया? अभी 5 लाख कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा कौन सा उपकरण जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ये सौर सेल बदलता है। ठीक है, बताइएगा एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है उसे क्या कहते हैं? केस नली कहा जाता है। ठीक है, केस नली। बताइएगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरा जाता है? ये ब्यूटेन भरा जाता है। बहुत ही जवाब बताइएगा दूध से दही बनना कैसा उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। धातुओं का राजा सोना कहा था। किस धातु को जो है ना संग्रह मिट्टी के तेल में क्या जाता है? सोडियम को क्या जाता है? बताइए ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है, डेसिबल मापा जाता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर किसका लेप होता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को बताइएगा कौन सा विटामिन जो दिमाग को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? विटामिन B6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था? ये 2004 में किया गया था, नंबर 2004 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब हिस्सा लिया था? ये भारत ने 1900 में लिया था। ठीक है, गोल्फ के खेल परिसर क्या कहा था? कोर्स कहा था। ठीक है, बताइए कंप्यूटर के भौतिक अंक क्या होते हैं? हार्डवेयर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा ये आप सार संग्रह की ओर चल रहे हैं। सार संग्रह से जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको
करवाया जाएगा। पता है बांग्लादेश से लगने वाले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन जाएगा? ये पश्चिम बंगाल जाएगा। ठीक है, बताइए बांग्लादेश टोटल राज्य कितना लगाता है सीमा? 5 राज्य लगाता है। ठीक है, बताइए भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहा गया? ये मुंबई को कहा गया भारत की आर्थिक राजधानी कहा गया। ठीक है, बताइएगा कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, और काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक। बताइए प्रोटीन किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड से बना होता है। ठीक है, बताइए कपास किस कुल से संबंधित है? ये मालवेसी से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुआ था? ये यूक्रेन में हुआ था। ठीक है, बताइएगा भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइए कांग्रेस जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया था? ये पूर्ण स्वराज का प्राप्ति का निर्णय लिया था। बताइएगा भारत का अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएगा? ये ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसी वस्तु का मूल्य कब निर्धारण किया जाता है? ये मांग एवं पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति के द्वारा। ठीक है, देखिए मांग और पूर्ति कितना, जितना मांग होगा, मांग अधिक होगा तो पूर्ति कम जाएगा, तो वस्तु का मूल्य क्या है? बढ़ जाएगा, और मांग कम होगा तो पूर्ति अधिक होगा, वस्तु का मूल्य घटेगा। इसी पर निर्धारित किया था। ठीक है, बताइएगा पिलानी किस प्रकार का नगर है? ये शैक्षिक नगर हो जाएगा। ये कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। भारत में सहकारी दूध उत्पाद का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये गुजरात में शुरू हुआ था। ठीक है, बताइएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के तार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा स्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होता है? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग एस्किमो का घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। पता है इग्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नदियां एवं पर्वत को क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय धन कह सकते हैं। ऑप्शनल हो जाएगा। बजट की अवधि कितनी होती है? वार्षिक होती है, 1 वर्ष का बजट आता है। ठीक है, बताइए एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग इसी में प्रथम भारतीय उपग्रह कौन हो जाएगा? ये आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है? ये आरबीआई के साथ। ठीक है, बताइएगा 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोही का नेतृत्व कौन किया था? ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये हाजीपुर हो जाएगा। अपना कौन पड़ता है? हाजीपुर में ही पड़े, समस्तीपुर। बताइएगा किसका पीएच मान 7 होता है? उदासीन का। ठीक है, और जल का पीएच मान 7 होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। बताइए कार्बन की संयोजकता क्या है? कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की सीएनजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा धातु यानी विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन होगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, चांदी तो सबसे अधिक होता है ना विद्युत का सुचालक। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की मानव शरीर में पसलियों कितना जोड़ा पाया था? पसलियां 12 जोड़ा पाया था। और गुणसूत्र कहाँ पाया था? ये केंद्रक में पाया था। केंद्रक में पाया था। बताइए किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? प्रिज्म का। बताइएगा सिट्रिक अम्ल मूल रूप से सिट्रिक अम्ल किसमें पाया था? ये नींबू यानी खट्टे पदार्थ में पाया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ पाया था? ये साफ जल में पाया था, साफ पानी में पाया था। ठीक है, नाभिका संलयन अभिक्रिया कब घटती है? अत्यधिक उच्च ताप पर घटता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का हो जाएगा। बताइए भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, बता दीजिए आप लोग भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसमें मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है? ये केरल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन जाएंगे? रजनी कोठारी हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ये काका कालेकर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सार संग्रह से सभी को करवा दिया गया। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया जो करंट अफेयर एसपीडी से दिया था, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? ये ठीक है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन की किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ठीक है, ओडिशा के द्वारा घोषित किया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा पहला जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु मनाया 2025 का, तमिलनाडु हो जाएगा। बताइएगा साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बन गया? ये भारत बन गया। ठीक है, बताइएगा किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, बताइएगा ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण मेंबर कौन बन गया? ये इंडोनेशिया बन गया। ठीक है, इंडोनेशिया बन चुका। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया इस बार? 78वां मना लिया। 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया। ये महाराष्ट्र मुंबई में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता? ये अनाहत सिंह के द्वारा जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन जो है ना दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बना है? ये इनाक केना बारो। इनाक केना मतलब केना बारो यार कैसे बन गई है, तो मतलब इनाक केना बारो, ये थोड़ा सा याद कर, इनाक केना बारो हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? ये नितिन गडकरी। और परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी हो जाएंगे। तो सारा काम यही कर रहे हैं। बताइए, किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव शुरू किया है? गुणोत्सव असम के द्वारा चलाया गया। बताइएगा, इसरो के नया अध्यक्ष कौन बन गया है? बी नारायण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया। बताइए, किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा था? ये इंडोनेशिया में फटा। और माउंट एटला हाल ही में फटा है, इटली में फटा है, जो कल परसों फटा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, बताइएगा, तेईसवां दीप कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर आए? ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा। बहुत ही जवाब बताइएगा, भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। बहुत ही जवाब बताइए, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा है? ये विशाखापट्टनम में रखा। बहुत ही विशाखापट्टनम में रखा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? ये गोवा के द्वारा। बीमा सखी योजना गोवा के द्वारा चलाया गया। बताइएगा, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ठीक है, बताइएगा, किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ये मराठी को दिया गया। बताइएगा, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये बांग्लादेश का हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधित टेलीसर्जन किया गया है? ये भारत में ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। और आज का अंतिम सवाल बताइएगा आप लोग, किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? श्रीलंका में शुरू किया। तो दोस्तों, आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और कल के लिए आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इससे पहले आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट और उस पर लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है और अच्छे तरीका से यूज करवाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो कल का क्वेश्चन आप लोग के लिए हो जाएगा। तो कल जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से देना है। अगला क्वेश्चन ये है कि कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।